हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टेस्ट नंबर 4 को। उम्मीद है कि आप सभी ने पीडीएफ को टेलीग्राम से डाउनलोड कर लगा लिया होगा, और नहीं लगा है तो दोस्तों तो आप लोग पहले उसे टेलीग्राम से पीडीएफ को डाउनलोड कर लगा लें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए दोस्तों। और आप लोगों का कितना नंबर आ रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएँ। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, एक प्रतिरोध की लंबाई उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल ए और प्रतिरोध R है, तो एक अन्य प्रतिरोध जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, तो अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2a है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो एक प्रतिरोध की लंबाई L एवं उनके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल जो a है और उसका प्रतिरोध R है, एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ के लंबाई का बना है, जिसका लंबाई L/2 है और अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2/2a है, तो इसका जो प्रतिरोध होगा दोस्तों वो R/4 होगा। क्यों R/4 होगा? क्योंकि R बराबर जो होता है दोस्तों L/A होता है। इसी के अनुसार यह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं। तो तरंगे को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। किसमें? दो भागों में बांटा जा सकता है, यांत्रिक तरंग और अयांत्रिक तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग। और वे तरंग जो किसी पदार्थ यानी किसी पदार्थ के माध्यम में चलते हैं, उसे हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। क्या? यांत्रिक तरंग। और यांत्रिक तरंग जो है दोस्तों, गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता जरूर होता है। और यांत्रिक तरंगों को भी हम लोग तीन भागों में बांटते हैं। किससे? अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग एवं शक्ति तरंग। तो इनमें जो दोस्तों यांत्रिक तरंग की बात करें तो हमारा ध्वनि जो है यह यांत्रिक तरंग है। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। और ध्वनि कौन सी यांत्रिक तरंग है दोस्तों? तो ध्वनि जो है अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंग है। कौन? अनुदैर्ध्य। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है, तो उनकी तरंगदैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों तरंगदैर्ध्य कहते किसे हैं। तो तरंगदैर्ध्य जो है, यदि दो क्रमिक सिरों के बीच की दूरी L है, यानी मान ये बिंदु 1 है और ये बिंदु 2 है, इनके दो सिरों के बीच की दूरी जो एक दूरी L है, इन दूरी को तय करने में लिया गया जो एक समय होता है उसे ही तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या? उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। और माध्यम के किसी भी कण को एक पूरा कंपन करने के लिए जो तरंगदैर्ध्य जितना दूरी तय करता है उसे तरंगदैर्ध्य कहते हैं। ये हम लोग समझ चुके हैं। तो पूछ रहा है दोस्तों, यदि दो तरंगत व्यक्त किया जाता तो यह L द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? L द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। सघन माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है क्या? तो सघन माध्यम में प्रवेश करने वाले प्रकाश की गति के परिवर्तन को अपवर्तनांक सूचकांक कहते हैं। क्या? अपवर्तनांक सूचकांक। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। और प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किरण का विस्थापन की क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। क्या? उसे अपवर्तन कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा। तो एक धनावेशित वस्तु और एक ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच जो है दोस्तों आकर्षण बल बढ़ता है। क्या? आकर्षण बल। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और यह जो दोस्तों किसे बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है और विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण का बल लगता है। यह किसने कहा था? तो यह बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? तो रिपोर्ट क्या है दोस्तों? तो रिपोर्ट जो है इसका सीक्वेंस जो होगा, जो फॉर्मल रिपोर्ट दो प्रकार का होता है। क्या? फॉर्मल और अनफॉर्मल। तो इसमें फॉर्मल जो हमारा वह सही हो जाएगा। रिपोर्ट शुड परफॉर्मली राइट। तो रिपोर्ट शुड बी परफॉर्मली राइट दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा? तो यह सीक्वेंस फिन्स मैनर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, साफ साफ कहने वाला क्या है? तो साफ साफ कहने वाले को हम लोग क्या स्पष्टवादी के रूप से जानते हैं। क्या? साफ साफ कहने वाले को स्पष्टवादी। वहीं दोस्तों अकथनीय किसे कहते हैं? तो अकथनीय जिसे कहा नहीं जा सके उसे अकथनीय। कटुभाषी की बात करें तो कटुभाषी, कटु भाषा बोलने वाले को कटुभाषी। वो मृदुभाषी किसे कहते हैं? तो मृदुभाषी, मधुर भाषा बोलने वाले को मृदुभाषी कहते हैं। यानी इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्दों के 4 भेद होते हैं। कौन से 4 भेद? ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और ये 4 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो 4 भेद जो होते हैं तत्सम होते हैं। कौन? तत्सम, तद्भव, देशज एवं विदेशज। ये सभी जो है दोस्तों किसके शब्दों के 4 भेद हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से देशज शब्द नहीं है, तो देशज शब्द की बात करेंगे दोस्तों तो लोटा, माफ कीजिएगा, स्टेशन जो है दोस्तों ये देशज शब्द नहीं है, यह विदेशज शब्द है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोलिक अम्ल के अनुपात के मिश्रण एक्वा रेजिन कहलाता है। तो इनका अनुपात जो होता है दोस्तों 1:1:3 होता है। कितना? 1:3। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में कौन सी निष्क्रिय गैस रखा गया है? तो आवर्त सारणी के 4 में क्रिप्टॉन को रखा गया है। किसके? क्रिप्टॉन में। क्रिप्टॉन का प्रतीक जो दोस्तों कियार होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। बात की आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व, तो आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व जैसे कि हीलियम, लिथियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब जो है दोस्तों यह जो है आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन अबंध जो है दोस्तों यह हाइड्रोजन फ्लोराइड के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसके द्वारा? हाइड्रोजन के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा प्रदर्शित किया जाती है। तो परिवर्तनीय संयोजकता द्वारा संक्रमक तत्व द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किससे? संक्रमक तत्व। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परमाणु संख्या 57 वाला तत्व संबंधित होता है। तो परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो दोस्तों यह जो है किससे संबंधित होता है? यह डी ब्लॉक से संबंधित होता है। किससे? डी ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। और आप सभी का दोस्तों कितना नंबर आ रहा है कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और वीडियो अगर अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और सभी को भी इसका फ़ायदा मिल सके। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए दोस्तों, क्योंकि इसका PDF जो है वहीं पे मिलेगा और सारा इन्फॉर्मेशन जो है वहीं पे दिया जाता है। औषध रासायनिक के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण क्या है? तो इसका सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण जो दोस्तों लक्ष्य अणुओं के आधार पर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। टर्टिक अम्ल पाया जाता है। तो टर्टिक अम्ल जो दोस्तों किस में पाया जाता है? तो कच्चे आमों में एवं अंगूर में, यानी ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों बात करें नींबू में, तो नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है। क्या? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है साइट्रिक अम्ल। तो साइट्रिक अम्ल जो है दोस्तों यह नींबू में के रस में होता है। क्या? नींबू के रस में होता है। और इसका उत्पाद जो है दोस्तों एक एस्पेरिनाइजर है। एसिटिक अम्ल जो है दोस्तों ये सिरका में पाया जाता है। कहाँ? सिरका में पाया जाता है। और इसका जो उत्पाद हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? तो इसका जो हो जाएगा एजोबैक्टर हो जाएगा। बात करें ब्यूट्रिक अम्ल की, तो ब्यूट्रिक अम्ल जो दोस्तों ये खट्टे मक्खन में पाया जाता है। किसमें? खट्टे मक्खन में पाया जाता है। और इसका जो उत्पाद हो जाएगा वह क्लोडिनियम ब्यूटिक्लाइम हो जाता है। लैक्टिक अम्ल जो दोस्तों यह दही में पाया जाता है एवं दूध में पाया जाता है। और इसका जो उत्पादक हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों तो एक का हो जाएगा क्या? 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही है दोस्तों। कौन सा समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहित गैस है? तो हम सबको पता है दोस्तों कि शून्य समूह, जिसके पर चर्चा हम लोग पहले के प्रश्न में किए हैं, शून्य समूह में शामिल जो तत्व होते हैं रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। और शून्य वर्ग के तत्वों को अक्रिय गैस कहते हैं। क्या? अक्रिय गैस एवं इन्हें दुर्लभ गैस एवं नोबेल गैस के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर जो हो जाएगा वह शून्य समूह हो जाएगा। अगला है सिग्नोमाइड कोलेन किसका भाग है? तो सिग्नोमाइड कोलान जो दोस्तों यह बड़ी आंत का भाग है। किसका? बड़ी आंत का भाग है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और बड़ी आंत की दीवारों में भोजन के कुछ लवण तथा जल का अवशोषण नहीं हो पाता है तथा शेष जो अपचित भोजन है दोस्तों वह मलाशय में जाकर जमा हो जाता है और
मल द्वारा बाहर निकल जाता है। वहीं दोस्तों बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत जो है छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है और पचा हुआ भोजन का जो अवशोषण है वह छोटी आंत में ही होता है। और ग्रसनी की बात करें दोस्तों, तो ग्रसनी क्या है, तो ग्रसनी जो दोस्तों नासा गुहा के ठीक नीचे स्थित होता है। इसकी लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर होती है। कितना? 12 सेंटीमीटर। आंतरीय रसांकुर की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं। तो यह क्या नहीं कर सकती हैं? तो यह जो दोस्तों फैटी एवं एंटीग्लिसरॉल, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। तो यह क्या है दोस्तों? तो वसीय अम्लियों तथा ग्लिसरॉल का जो अवशोषण है दोस्तों वह लसिका के द्वारा किया जाता है। किसका? लसिका वाहिकाओं के द्वारा किया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें तो अंतर रसांकुर की रक्त वाहिका है जो यह किसका अवशोषण करती है? तो यह जो अवशोषण करती हैं यह ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और विटामिन का जो जल में घुलनशील होता है उसे यह अवशोषित करती हैं। समान एलर्जी के लिए किसकी अति सक्रियता उत्पन्न की जाती है? तो एलर्जी के लिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है वह सही हो जाएगा, IgE। विटामिन के की एक विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में होती है? तो विटामिन के की विशिष्ट भूमिका जो दोस्तों प्रोथ्रम्बिन के संश्लेषण में होती है। किसके? प्रोथ्रम्बिन के। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन का निर्माण जो है वह कौन करता है? तो यह यकृत द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? यकृत। वहीं दोस्तों बात करें विटामिन के का, तो विटामिन के जो दोस्तों यह थक्का को बनाने में के लिए प्रमुख कारण है और यह जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन तथा कैल्शियम आयन के साथ मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करता है? तो अमोनिया को नाइट्रेट में जो परिवर्तित करता है दोस्तों नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबेरियस दोनों। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। रुधिर संरचना लेन देन के कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो रुधिर संरचना लेन देन के लिए रक्त ओ जो है ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। रक्त वर्ग जो ओ है दोस्तों ये सबको दे सकता है। किसका? सबको दे सकता है। बात करें एबी में, तो एबी में दोस्तों एंटीबॉडी नहीं होता है और इसमें एंटीजन होता है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। शरीर के किन भागों में रक्त का प्रभाव तेज होता है? तो शरीर में जो दोस्तों महाधमनी में, किसमें? महाधमनी में जो है रक्त का प्रवाह तेज होता है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। इनमें से कौन सा शैवाल समुद्री पानी में गहराई में मिल सकता है? तो समुद्री पानी में जो गहराई में मिल सकता है दोस्तों वह भूरा शैवाल। कौन सा? भूरा शैवाल। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसी से दोस्तों आयोडीन बनता है। किससे? भूरा शैवाल से। अधिकांश कीटों के लिंग निर्धारण का प्रकार हैक है। तो यह क्या है दोस्तों? तो यह जो दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा। XO प्रकार, XY प्रकार और ZY प्रकार। जिस प्रकार मनुष्य में होता है दोस्तों XY, उसी प्रकार जीवों में भी दोस्तों कीट बहुत तरह के होते हैं और उनमें सभी में ये सब पाया जाता है। पादप विषाणुओं में प्राय होते हैं। तो पादप विषाणु में जो होते हैं दोस्तों वह RNA होते हैं। क्या? RNA। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। तो एलन के नियम के अनुसार ठंडे मौसम में स्तनधारियों के छोटे कान और छोटे पाद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्व के समृद्ध किया जाता है कहलाता है। तो यह क्या कहलाता है? तो यह जो दोस्तों बायोसोफिटियस कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न दोस्तों, मैथ का हम आंसर बता दे रहे हैं। अगर इसका आप लोग सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं, उसका भी सॉल्यूशन का वीडियो अलग से बना दिया जाएगा। 32 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 33.1/3। वहीं 33 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 22.5। 34 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा -38। 35 को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 25/8। इसको सॉल्व करने पड़ेगा तो इसका जो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे दोस्तों मांडवी,
मांडवी जो दोस्तों गोवा राज्य की प्रमुख नदी है, और यह जो है दोस्तों पूर्व की बहने वाली नदी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इसी नदी पर दूध सागर और वज्रपोहा जलप्रपात जो है इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। बात करें तुंगभद्रा नदी की, तो तुंगभद्रा नदी दोस्तों दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की एक पवित्र नदी है जो कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में बहती है। वहीं दोस्तों बात करें भीमा नदी के, तो भीमा नदी जो है दोस्तों इसे चंद्रभागा नदी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिकार को क्या कहते हैं? तो जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब उसे राजस्व घाटा कहते हैं। क्या? राजस्व घाटा। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। किस योजना में कृषि संबंधी क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? तो सबसे अधिक जो दोस्तों कृषि संबंधी क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है वह 8वीं योजना में, जो कि 1992 से 1997 तक चली है। वहीं दोस्तों बात करें 7वीं योजना में, तो 7वीं योजना में जो सबसे प्रमुख जो था तीव्र खाद्यान्न उत्पादन में और रोजगार था। वहीं दोस्तों वार्षिक योजना की बात करें तो वार्षिक योजना में दोस्तों जो 1990 से 92 इसका मुख्य उद्देश्य था अधिक से अधिक रोजगार उत्पन्न करना। वहीं 9वीं की बात करें दोस्तों तो 9वीं में उच्च विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और किसको नवाब बनाया गया था? तो प्लासी के जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार देने के बाद मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। किसको? मीर जाफर को नवाब बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और मीर जाफर को 1760 के हटाने के बाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब गया था। किसे? मीर कासिम को। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला क्या किया था? तो यह जो क्या था दोस्तों रॉलेट एक्ट। 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया और 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में जो है इसका सत्याग्रह का शुरू किया। और महात्मा गांधी ने भारत में चलाया गया जो प्रथम रॉलेट एक्ट के विरोध में चलाया गया प्रथम ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन था। इस आंदोलन से महात्मा गांधी को पूरे भारत भर में पहचान मिली थी और महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट को काना कानून भी कहकर किया था। वहीं दोस्तों बात करें साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन जो है दोस्तों इसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 में हुआ था, जो कि और यह 1928 में भारत आया था। किसमें? भारत आया था। वहीं दोस्तों बात करें नमक सत्याग्रह का, तो नमक एक्ट जो है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह में सविनय अवैध आंदोलन चालू किया गया था। रॉलेट पिट्स इंडिया एक्ट, तो यह जो है जो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में लाया गया था। 41 नंबर को सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 24 और 16 आंसर आ जाएगा दोस्तों। राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के सदस्यों के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो होनी चाहिए दोस्तों वह 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने? 30 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा का दोस्तों नाम जो है 1954 में से पहले क्या था? तो पूर्व राज्य परिषद हुआ करता था। 1954 में इसका नाम जो है राज्यसभा हुआ है। और राज्यसभा जो दोस्तों उच्च सदन कहलाता है। क्या? उच्च सदन कहलाता है या शिक्षित सदन भी कहलाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रस्ताव किए गए थे? तो यह जो दोस्तों 74वां संविधान संशोधन 1992 में जो है शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे। और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा ही भाग 9 का को जो है दोस्तों जोड़ा गया था। और 9 के का में नगरपालिका से संबंधित अनुच्छेद जो है 243 में का जोड़कर या छ तक जोड़ा गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और इसी में दोस्तों 74वें संविधान संशोधन में ही 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची में नगरपालिका को 18 विषयों पर काम करने का उल्लेख किया गया है। बात करें दोस्तों नगरपालिका में, तो सबसे पहले जो नगरपालिका का गठन हुआ है वो मद्रास में 1688 में हुआ है। कब? 1688 में। वहीं दोस्तों बात करें बम्बई और कलकत्ता में नगर निगम की स्थापना की तो यह 1726 में हुआ है। एवं पटना नगर निगम की बात करें तो पटना नगर निगम की स्थापना जो 1952 में हुआ है। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम संख्या संभावित कितनी है? तो इसको जो अधिकतम संख्या संभावित है दोस्तों यह 34 है। कितनी? 34। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और ये सबसे पहले जो दोस्तों एकदम शुरुआत में इसकी संख्या जो है दोस्तों 8 हुआ करती थी। बाद में 2019 में इसको बढ़ाकर 31 से बढ़ाकर 34 कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? तो अनुच्छेद 124 किसके? अनुच्छेद 124 के तहत दोस्तों, अनुच्छेद 124 के तहत जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है। और सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को हुआ है। क्या? 28 जनवरी 1950 को। बात करें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की, तो वर्तमान में जो दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं DY चंद्रचूड़ यानी डॉक्टर धनंजय चंद्रचूड़, जो कि 50वें क्रम के हैं। किसे क्रम से? 50वें हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से जो संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों वो अनुच्छेद 55 है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात करें अनुच्छेद 72 का, तो अनुच्छेद 72 के तहत जो तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति प्रदान है। वहीं दोस्तों बात करें अनुच्छेद 60 की, तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति को शपथ की चर्चा है। किसकी? राष्ट्रपति को शपथ की चर्चा है। वहीं दोस्तों बात करें अनुच्छेद 78 की, तो अनुच्छेद 78 में है दोस्तों क्या है? तो राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री का दायित्व से संबंधित प्रावधान है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित जो है दोस्तों अनुच्छेद 352 है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और 352 के तहत दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किया जा सकता था। बात करें राष्ट्रीय आपातकाल की, तो भारतीय के संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की वर्णना है। राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की चर्चा जो 360 में एवं राष्ट्रपति शासन 356 में और राष्ट्रीय आपातकाल जो 352 में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार जो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को। किसके? भारत के राष्ट्रपति को। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति जो दोस्तों राज्य मानवाधिकार को आयोग अध्यक्ष को हटा सकते हैं, लेकिन इसकी नियुक्ति जो कौन करते हैं दोस्तों? तो यह राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष की उसी तरह हटाया जा सकता है जिस पर के अध्यक्ष के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन? राज्यपाल करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जो दोस्तों राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल जो दोस्तों 6 वर्ष या 62 वर्ष तक होता है। इनमें से जो भी पहले पूरा होता है उसमें यह समाप्त हो जाता है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च है? तो भारत में निम्नलिखित में से संविधान जो दोस्तों यह सर्वोच्च है। क्या? सर्वोच्च है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है? तो विशेषाधिकार का अभाव जो है दोस्तों यह समानता है। क्या? समानता। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो बिमस्टेक है क्या दोस्तों? तो बिमस्टेक है दोस्तों एक बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में तटवर्ती सीमा प्रति का एक संगठन, बहुपक्षीय संगठन है। इसका फुल फॉर्म जो दोस्तों है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। और इसका सदस्य जो है दोस्तों ऑप्शन के अनुसार नेपाल नहीं है। इसके सदस्य कौन कौन है दोस्तों? तो इसके सदस्य जो है भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश
और भूटान है। क्या? भूटान, भूटान है। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो मालदीव जो है दोस्तों यह इसका सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय राज्य की मुख्य भूमिका की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारतीय राज्य की जो सबसे लंबी तट रेखा दोस्तों वह गुजरात की है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई लगभग 1214 किलोमीटर है। कितनी? 1214 किलोमीटर। वहीं दोस्तों बात करें सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य जो है वह गोवा है। कौन सा? गोवा। और गोवा है। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे तट रेखा वाला राज्य करें प्रायद्वीपीय भारत की, तो वह आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्या? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। उसकी लंबाई कितनी है? 937 किलोमीटर। गोवी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो गोवी मरुस्थल जो दोस्तों एशिया महाद्वीप में है। कहाँ? एशिया महाद्वीप में स्थित है। और इसका विस्तार जो है कहाँ? मंगोलिया और चीन में है। कहाँ? मंगोलिया और चीन में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों अफ्रीका में, तो अफ्रीका के मध्य में दोस्तों सबसे प्रमुख जो मरुस्थल है वह कालाहारी मरुस्थल है। कौन? कालाहारी मरुस्थल हो गया, सहारा मरुस्थल हो गया, ये सब जो है दोस्तों अफ्रीका में है। कहाँ? अफ्रीका में। वहीं दोस्तों बात करें एशिया की, जो एशिया में एक और भी मरुस्थल है जो तकलामकान, ये भी जो है चाइना में है। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? तो शांति के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया दोस्तों यह डॉक्टर E.R. बोरलॉग को। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और इन्हें दोस्तों हरित क्रांति उच्चारण वाले बीज रासायनिक के बारे में इन्होंने खोज किया था। और हरित क्रांति शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? तो डॉक्टर जीवागो के लेखक जो दोस्तों बेरिस पास्टरनेक है। बेरिस पास्टरनेक। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। बेरिस पास्टरनेक एक रूसी कवि एवं लेखक हैं जिन्होंने 1958 में, कब? 1958 में इस पुस्तक की रचना की थी। और इसी के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस दोस्तों 15 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा सही हो जाएगा। बात करें 16 सितंबर को दोस्तों, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें 17 सितंबर की, तो 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय देसी संगीत दिवस मनाया जाता है। वहीं दोस्तों 18 सितंबर को जो है विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। क्या? विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत का जो पहला समाचार पत्र बंगाल गजट है उसका शुरुआत जो 1780 ईस्वी में हुआ था। का 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने किस वर्ष विरासत स्थल का निर्माण कराया था? तो यह जो करवाया था किससे? सूर्य मंदिर का। किसने? सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। बात करें सारनाथ का, तो सारनाथ का निर्माण जो है दोस्तों अशोक ने करवाया था। किसने? अशोक ने करवाया था। वहीं दोस्तों हम्पी में जो है, हम्पी दोस्तों ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। अगला है नई दिल्ली और इसकी इमारतों की डिजाइन करने वाले वास्तुकार कौन है? तो नई दिल्ली और इसकी इमारतों के जो डिजाइनकार हैं दोस्तों एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकन है। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। वहीं दोस्तों 61 नंबर को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों वह 42 दिन आ जाएगा। 62 नंबर को सॉल्व करिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा? तो यह 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। 63 को सॉल्व करिएगा तो इसका आंसर जो आ जाएगा दोस्तों वह 15 दिन आ जाएगा। 64 को सॉल्व करिएगा तो 64 को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा -1/2। 65 को सॉल्व करेगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा 11/48। अगला है 16 महाजनपदों में के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? तो 16 महाजनपदों के बारे में दोस्तों जो मिलती है जानकारी वो अंगुत्तर निकाय में मिलती है। किससे? अंगुत्तर निकाय में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा।
श्रीलंका को किस वर्ष आज़ादी मिली थी? तो श्रीलंका को जो आज़ादी मिली थी दोस्तों वह 1948 में मिली थी। कब? 1948 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? तो तुर्की की राजधानी का नाम जो दोस्तों वह अंकारा है। क्या? अंकारा, जिसका वर्तमान में हम नाम भरकर तुर्की का तुर्की कर दिया गया है। क्या? तुर्की। वेलिंगटन की बात करें दोस्तों तो वेलिंगटन जो है यह न्यूजीलैंड की राजधानी है। किसकी? न्यूजीलैंड की। वहीं दोस्तों बात करें कैनबरा की तो कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। किसकी? ऑस्ट्रेलिया के। वहीं दोस्तों बात करें जेरूसलम की तो जेरूसलम किसकी राजधानी है दोस्तों? ये आप लोग कमेंट करके बताइए। ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किसने किया था? तो यह दोस्तों ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान दोस्तों चीन में चलाए गए अभियान का अर्थव्यवस्था के औद्योगिकरण को बढ़ावा देने से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाइकल कहाँ स्थित है? तो प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन कोडाइकल जो दोस्तों यह पालनी हिल्स पर है। कहाँ? पालनी हिल्स पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सरकार अन्यर्थक कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की, यानी एमएसपी के दोस्तों कितने पर वस्तुओं पर किया गया है? तो यह जो किया गया दोस्तों 23 पर। कितने? 23 फसलों पर। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। वस्तुओं और सेवा के उत्पादन के लिए सबसे कम आवश्यक है। तो वस्तु और उत्पादन सेवाओं के उत्पादन के लिए दोस्तों उत्पादन के दोस्तों हम सबको पता है कि 4 कारक होते हैं। क्या? 4 कारक होते हैं, भूमि, श्रम, पूंजी और संगठन। तो ऑप्शन के अनुसार देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। लोगों को शिक्षित करने के लिए संस्थान यह उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन दोस्तों कारीगरों के श्रमिक भी 2 प्रकार के होते हैं, कुशल और अकुशल। तो यह नहीं होगा तो दोस्तों अकुशल कारीगरों की संख्या ज़्यादा होगी। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एएस बेनीमेल किस खेल से संबंधित है? तो एएस बेनीमेल का संबंध जो दोस्तों एथलीट्स से। किससे? एथलीट्स से। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवीए अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के मूल्य का माप होती है। जीवीए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो जीवीए का पूर्ण रूप जो होता है दोस्तों वह ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। एमएसपी में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से खालिस्तान के उत्पादन के लिए मजबूर किया। तो उसने क्या किस चीज़ के लिए मजबूर किया दोस्तों? तो गेहूं और चावल के उत्पादन के लिए मजबूर किया। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। स्टैंड अप इंडिया योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए खालिस्तान के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए ऋणी को कम से कम एक महिला को प्रदान की जाती है। तो कितना? तो यह जो की जाती है दोस्तों कितना? 10 लाख से और 1 करोड़। और स्टैंड अप इंडिया का जो शुभारंभ है दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को जगजीवन राम के जन्मदिन के अवसर पर किया गया था। और इसका जो है दोस्तों संचालन सिडबी के द्वारा किया जाता है। किसी देश की एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग क्या कहलाता है? तो किसी देश के एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या? राष्ट्रीय आय। अगला प्रश्न है, कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहते हैं? तो यह पुरस्कार जो दोस्तों कौन सा? क्रिस्टल पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। क्रिस्टल पुरस्कार जो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच द्वारा उन कलाकारों को दिया जाता है जिन्होंने अपनी कला का उपयोग विश्व की स्थिति को सुधारने के लिए किया है। और वर्ष 2020 में दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड दिया गया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। कंपन श्रेवरी वाद्य यंत्रों का नाट्यशास्त्र में क्या कहा गया है? तो कंपन स्वरी यानी इंडोफोन्स में वाद्य यंत्रों को नाट्यशास्त्र में जो है कहा गया है क्या? तो घनवाद। क्या? घनवाद। और नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है दोस्तों? तो नाट्यशास्त्र के लेखक जो है भरत मुनि है। कौन? भरत मुनि। निम्नलिखित में से किस फुटबॉल खिलाड़ी को उपनाम सिक्किमिज स्पाइनर है? तो सिक्किमिज स्पाइनर जो दोस्तों बाईचुंग भूटिया का नाम है। क्या? बाईचुंग भूटिया का उपनाम है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा।
अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्ति में से एक है जो स्थित है। तो यह जो है दोस्तों अर्जुन तपस्या कहाँ स्थित है? तो अर्जुन तपस्या दोस्तों महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। कहाँ? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा, डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से जो सम्मानित किया गया दोस्तों राजेंद्र सिंह भट्ट को किया गया। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और राजेंद्र सिंह भट्ट जो दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिक में से एक थे। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ था? तो यह जो दोस्तों जून 2023 में 16वां विश्व विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन जो हुआ था यह जर्मनी के बर्लिन में हुआ था। कहाँ? जर्मनी के बर्लिन में। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और विशेष ओलंपिक का आयोजन हर 2 साल पर आयोजित किया जाता है। और 2025 का जो दोस्तों विशेष ओलंपिक इटली में होना है, वहीं दोस्तों 2027 की बात करें तो वह ऑस्ट्रेलिया में होना है। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी का प्रचालन शुरू करने के लिए स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो यह किसे प्राप्त हुई है? तो यह दोस्तों जेटविंग्स एयरवेज को। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। और भारत का बहुदूत एयरलाइंस की स्थापना जो है 1981 में किया गया था। इंडियन एयरलाइंस की बात करें दोस्तों तो इंडियन एयरलाइंस जो है दोस्तों इसने पहली उड़ान 1932 में भरी थी। क्या? 32 में भरा था। इंडिगो की बात करें तो इंडिगो के संस्थापक जो है कौन है? राहुल भाटिया एवं राकेश गंगवाल हैं। एयर एशिया की बात करें तो एयर एशिया ने श्रीनगर में अपना संचालन शुरू करने वाली विदेशी एयरलाइन है। कौन? एयर एशिया। दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े थे? तो दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में 131 मत पड़े थे। कितने? 131 मत पड़े थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है हर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यरत में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो सबसे शीर्ष पर जो दोस्तों वह श्रीनगर है। कौन सा? श्रीनगर। चूज द मीनिंग ऑफ आइडियम गिवन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तुमने गलती की है, इसका सही ट्रांसलेशन जो हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर डी, यू हैव मेड अ मिस्टेक। अगला है शीला लिव्स खालिस्तान हर पेरेंट्स। तो शीला लिव्स विथ हर पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सी इज नो टू मी। तो सी इज नो टू मी। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है चूज द करेक्ट फॉर्म। हर अंकल डज नॉट हैव अ कार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति। तो यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति जो दोस्तों वह बढ़ती है। क्या? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 93 की बात करेंगे दोस्तों तो 93 पाई का मान 180 हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से विभिन्न के कारण संपीड़न और बिरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो यह किसके कारण होता है? तो हवा और दबाव के कारण। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। जब दो समान बलों किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो यह क्या बन जाता है? तो यह दोस्तों शून्य हो जाता है। क्या? शून्य। निम्नलिखित में से कौन सा अनुसमतलीय है? तो अनुसमतलीय दोस्तों यह ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो जो क्रिया अभी हो रही है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तत्कालिक वर्तमान। क्या? तत्कालिक वर्तमान। 98 है आग शब्द है। तो आग जो है दोस्तों यह तद्भव का शब्दिक है। क्या? तद्भव। एवं उसने कहा था लेकिन नहीं आया। यह वाक्य कैसा? तो यह वाक्य जो दोस्तों यह संयुक्त वाक्य है। कैसा? संयुक्त वाक्य है। निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गुणवाचक विशेषण जो है दोस्तों कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी पर इसका PDF डाला जाएगा और डाला जाता है और उसका सोल्यूशन जो हम लोग डेली करते हैं। तो मिलते हैं अगले डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।